नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज थोड़ा-सा क्लास का टाइमिंग यानी आज के लिए ही केवल थोड़ा चेंज हो गया। पहले आपकी उत्तराखंड की क्लास हुई और अब हम 9 बजे आज की क्लास में हम जो है गुप्त साम्राज्य वाला अभी हम करने वाले हैं, ठीक है? वैसे जनरली और हमेशा की तरह ऐसा नहीं है कि अभी हमेशा के लिए टाइम चेंज हो गया, ये केवल आज ऐसा हुआ है कि पहले हमने उत्तराखंड की क्लास कराई कुछ कारणों से और फिर जो है अब हम जीएस की क्लास करा रहे हैं। तो जीएस हिस्ट्री में हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और जो है कल की क्लास में हमने मौर्य वंश पढ़ दिया था, मौर्यन डायनेस्टी जो है हम ये कर चुके थे। ठीक है? और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है, तो इसको करके आना आप लोग ज़रूर। और आज हमने पढ़ना है आपका गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आएँगे। तो इसी टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप स्ट्रैटेजिक तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने सिलेबस को आप चाहें तो जो आपका तैयारी है, उसको आप जो है इसी टाइम टेबल के हिसाब से रख सकते हैं। और जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी 90 डेज़ वाली 90 डेज़ स्ट्रैटेजी फॉर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कितने समय पे क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और उसी टाइम टेबल के हिसाब से हमारा ये पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है। चाहे वो क्लास 1 यानी कि उत्तराखंड वाली हो और चाहे या फिर ये जीएस वाली क्लास हो, ठीक है? तो उसी के हिसाब से हमारा सारे कार्यक्रम चल रहा है इसमें, तो उसी हिसाब से जो है आप अपना टाइम टेबल सेट करिए, ठीक है? पहले ही आपको बता दिया जाता है 1 दिन पहले कि आपको जो है अगला टॉपिक किस पर होने वाला है, तो उसको जो है आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम आज जो है पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य के प्रश्न मैं लेकर के आ रखा हूँ आपके सामने, ठीक है? गुप्ता एम्पायर जो है उसके जो है प्रश्न मैं लेकर के आ रखा हूँ, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला ही क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? यानी कि उनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? यानी कि उनका जो शासन करने का टाइम पीरियड था वो क्या था? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 या 566 से 597 ईस्वी। तो क्या था इनका जो है आपका अवधि, किस शासन की अवधि क्या थी इनकी? तो बताना है आपने। तो ये आसान प्रश्न होना चाहिए आपके लिए और इनका जो टाइम पीरियड रहा, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए 319 यानी 319 टू 500 एडी जो है इन्होंने जो है गुप्त वंश का शासन रहा भारत में। ठीक है? 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? ठीक है? यानी कि निम्नलिखित शासकों में से कौन वो शासक था जिसने क्या किया था? 4 अश्वमेध जो है कराए थे। ठीक है? तो जो इसमें से ऑप्शन देखो आप, पहला पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या है इसका सही उत्तर? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है आपका बी प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम वो शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। ठीक है? इसके अलावा उसने बहुत सारे वैदिक यज्ञ भी कराए थे। ठीक है? और इस वजह से जो है ये शासक बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चलिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये मतलब 5वीं 6वीं क्लास की हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी उसको भी आता होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य और सी अशोक महान या फिर चंद्रगुप्त या सॉरी डी समुद्रगुप्त। तो किसको कहा जाता है जो है भारत का नेपोलियन? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका डी समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था, ठीक है? समुद्रगुप्त। और किसने कहा है ये भी जो है आप थोड़ा-सा ध्यान रखना कि एक इतिहासकार हुए हैं विंसेंट स्मिथ नाम के। कौन हुए हैं? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ नाम के हुए, ठीक है? तो इन्होंने जो है क्या कहा था, इसे जो है क्या कहा है आपका समुद्रगुप्त यानी भारत का नेपोलियन इसको कहा है, ठीक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इनकी किताब का नाम है, ठीक है? विंसेंट स्मिथ आप ज़रूर याद रखिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया याद रख लेना आप लोग। ये किताब भी चाहे आप याद रख सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए प्रश्न हो गए, ठीक है? किसने कहा, क्यों कहा, किस किताब में कहा, ये सब ध्यान रखना। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? यानी कि किस गुप्त राजा का नाम जो है देवगुप्त भी था? गुप्त राजा का नाम देवगुप्त भी था। तो ऑप्शन देखो आप, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन गुप्त राजा था जिसका अन्य नाम जो है देवगुप्त भी था? देवगुप्त भी था जिसका नाम, तो वो था आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसी का अन्य नाम था। ठीक है, तो विक्रमादित्य किसको कहा जाता है ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि जो है बहुत सारे राजा लगाते थे, लेकिन गुप्त वंशियों में से चंद्रगुप्त सेकंड ने ही इसको लगाया था, इस उपाधि को लिया था। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम देवराज और देवश्री, ये दो उपाधियां भी इसने खुद को दी हुई थी। ठीक है, तो राजाओं को खूब शौक था, देवराज, देवश्री, ठीक है, देवगुप्त और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है धारण की थी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब ठीक है, उपाधियां पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है, तो आपको बताना है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, कौन से जो है शासक ने, कौन गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है ना, तो ये जो है ताम्रपत्रों में इसका नाम जो है इस तरह से मिलता है, परम भागवत की उपाधि मिलती है। ठीक है, नालंदा और गया में जो ताम्रपत्र मिले हैं उसमें जो है ये जिक्र जो है मिलता है। ठीक है, हालांकि कुछ जगहों पे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को भी माना जाता है कि परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी, लेकिन ज्यादातर जो है कहीं आयोग ने ये प्रश्न पूछा था तो इसका जो है उत्तर समुद्रगुप्त ही माना गया था। ठीक है, और इसका सोर्स क्या था, नालंदा और गया के ताम्रपत्र, नालंदा गया के ताम्रपत्र। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, उपाधियां थोड़ा याद रख लेना। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था कौन, आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस एक से संबद्ध है? इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है वो किस शासक से संबद्ध है? इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? ए महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ है, अभिलेख है, ये किससे संबद्ध है? सॉरी, तो ये संबद्ध है आपका, इसमें जो है दरअसल एक ऑप्शन ई भी हो सकता था इसमें, क्योंकि सी अशोक और डी समुद्रगुप्त ये दोनों से संबद्ध है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है इसका सी और डी दोनों उत्तर होगा, और दोनों उत्तर क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है, ठीक है, उसी स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी सूचना मिलती है। समझ रहे हैं आप, कि इलाहाबाद का है तो अशोक स्तंभ, लेकिन उस पर समुद्रगुप्त के शासन की भी जो है उसके बारे में भी सूचना मिलती है, और इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त का जो है समुद्रगुप्त के जो मतलब उसमें शासन काल में थे हरिशेन, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में जो है प्रशंसात्मक वर्णन इसका किया हुआ है। ठीक है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी आप कह सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी इसे ही कहा जाता है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। तो अशोक का भी इसमें मिलता है, और उसी पर जो है किसने, हरिशेन ने संस्कृत में समुद्रगुप्त का भी जो है प्रशस्ति लिखाया था। ठीक है, तो ये दोनों से संबंधित है। समझ गया, तो समुद्रगुप्त भी और अशोक दोनों से रिलेटेड है, ये कह सकते हैं। हाँ, अगर अशोक इसमें उत्तर नहीं होता तो समुद्रगुप्त निश्चित रूप से इसका उत्तर होता। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ इसीलिए इसका नाम है। वैसे इलाहाबाद अशोक स्तंभ है, तो अशोक के बारे में भी तो था ही, लेकिन बाद में चल करके जब समुद्रगुप्त बना तो हरिशेन ने जो है इसके बारे में भी लिख दिया, हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा, समुद्रगुप्त के बारे में भी उस स्तंभ में लिख दिया। ठीक है, तो ये जो सोर्स है ना इसके बारे में बहुत, ये भी जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? अगेन ये क्वेश्चन एक तरफ से आप कह सकते हैं, दोबारा रिपीटिशन ही है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद हम स्तंभ अभिलेख कह रहे हैं वही है। ठीक है, और ये जानकारी किसके बारे में देती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है, और लिखाया किसने था? तो हरिशेन, जो कि उनके समय पे जो है
संधि विग्रहिक था, तो उसने जो है संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन जो है उसका लिखाया था। ठीक है, तो ये जो आपने जो है ध्यान रखना है। आगे ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम दिया मिलता है? ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम मिलता है? ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, महेंद्र या फिर महिपाल। तो जो कौशल के शासक का नाम उस प्रशस्ति में मिलता है, तो वो मिलता है आपका सी महेंद्र। ठीक है, क्या मिलता है? महेंद्र नाम का जो है इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति पर, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसी स्तंभ पर जो है एक और व्यक्ति का लेख मिलता है, तो वो किसका लेख मिलता है आपको बताना है। ठीक है, और ये मुगलों से रिलेटेड है। ए जहांगीर, बी शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा शिकोह। ठीक है, तो आगे चल करके जो है एक और मुगल शासक ने इसमें लिखा था। तो ये जो इसका जो सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर? तो ये है आपका जहांगीर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? जहांगीर है। ठीक है, ये जो प्रशस्ति थी ये सबसे अशोक से होते होते फिर भी इसमें समुद्रगुप्त का भी जुड़ा, और फिर आगे चल करके जहांगीर का भी जो है इसमें मिलता है। ठीक है, और ये वैसे तो ये जो मूल लेख था, मूलतः ये जो ये लेख था ये कौशाम्बी में मतलब लिखा गया था, लेकिन बाद में अकबर जो है इसको लेकर के इलाहाबाद लेकर के किले में इलाहाबाद के किले में उसने उसको स्थापित करा दिया, और बाद में चल करके जहांगीर का लेख जो है उसमें मिलता है। ठीक है, जहांगीर का भी लेख इसमें मिलता है, अशोक का भी मिलता है, जहांगीर का मिलता है, ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। ठीक है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? पृथिव्या प्रथम वीर यानी पृथ्वी का प्रथम वीर, ये जो उपाधि थी ये किसकी उपाधि थी? ठीक है, गुप्त वंश में किस शासक की उपाधि थी? समुद्रगुप्त की थी, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, या गौतमी पुत्र शातकर्णी की? ठीक है, तो ये तो क्योंकि गुप्त का ही टॉपिक है तो ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये जो है समुद्रगुप्त की ही उपाधि हो सकती है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो भी आप जरूर याद रखना। नहीं, उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पृथिव्या प्रथम वीर ये जो उपाधि थी ये किसकी थी? समुद्रगुप्त की उपाधि थी। ठीक है, और ये जो है इसको उपाधि क्यों मिली थी? जब समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का यज्ञ कराया था तो फिर उसने जो है पृथिव्या जो है प्रथम वीर यानी कि ये जो है उपाधि इसने ग्रहण की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ये? ठीक है, दिख रहा है। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का आपने इसमें से फिर चयन करना है। समझ गए? सही उत्तर फिर उसमें से चुनना है। फर्स्ट वन देखिए, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन कौन कौन था और उनका राज्य कौन था? ठीक है, तो ये समकालीन राजा है और उनके राज्य से आपको जो है मैच इसमें करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा कठिन प्रकार का प्रश्न, ये प्रश्न आप चाहें तो वैसे इग्नोर भी कर सकते हैं उतना, मतलब आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न कर पाना अपने आप में थोड़ा टफ काम है, जिसने बहुत डीप पढ़ा होगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो मैं बता भी दे रहा हूँ साथ ही साथ कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो इतना समकालीन आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन तब भी मैं इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं आपको। तो जो धनंजय था, धनंजय का जो राज्य था वो तो आपका कुस्तलपुर। क्या था? धनंजय जो था वो कुस्तलपुर का जो है क्या था? शासक था। किसका शासक था आपका? कुस्तलपुर। धनंजय याद रहेगा, कुस्तलपुर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नीलराज था, नीलराज जो है अवमुक्त का शासक था। ठीक है, किसका शासक था? अवमुक्त का शासक था। नीलराज अवमुक्त का शासक था आपका। ठीक है, और इसके अलावा जो कहा गया उग्रसेन, हाँ, तो उग्रसेन आपका पालक्का का शासक था। उग्रसेन था आपका पालक्का, अरे नहीं, पालक्का का शासक था, और विष्णुगोपा था आपका कांची का शासक। ठीक है, तो A3 इस तरह से आएगा, तो A3 ऑप्शन नंबर 4 सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। A3 B1 ठीक है, C4 C4 ठीक है, और ये ठीक हमने मिलाया है। ठीक है, तो ये जो है आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरह से मैच वाले क्वेश्चंस में, एक भी आता हो तब भी आप कई बार कर लेते हैं। ठीक है, खैर
दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अब देखो आप, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, उसके प्रांगण में जो आपका ये जो लौह स्तंभ मिलता है, वो जो है किसका है? ठीक है? वो किसकी स्मृति में जो है मिलता है, ठीक है? ये कुतुब मीनार के नज़दीक है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है? और दिल्ली में है और ये मतलब ये जो अ, लेक है, इसको जो है मेहरौली लौह स्तंभ लेक भी कहते हैं कि दिल्ली में जो मेहरौली इलाका है, वहाँ पर ये पाया जाता है, ये जो है, ठीक है? तो मेहरौली लौह स्तंभ लेक, इस तरह से भी ये आ सकता है, मेहरौली लौह स्तंभ लेक। ठीक है? और ये जो है किसकी स्मृति में है? तो ये जो है चंद्र की स्मृति में जो है आपको दिखता है। किसकी स्मृति में है? तो ये है आपके चंद्र की स्मृति में। ठीक है? और ये जो चंद्र है अ, ये जो चंद्र है, ये चंद्र और कोई नहीं मतलब लोगों ने मैच किया है कि ये चंद्र जो है इसकी विशेषताएँ जिस-जिससे मिलती हुई तो ये चंद्रगुप्त सेकंड जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की आप बात कर रहे हैं, वो उससे मिलता-जुलता माना गया है। ठीक है? तो ये जो है आप कर सकते हैं। तो यानी जो मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है वो भी चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उससे रिलेटेड है। ठीक है? कौन-सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ठीक है? तो हूणों हूणों का जो आक्रमण था वो किसके समय पर हुआ ऐसा भी आप कह सकते हैं। हूण कौन-सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हूणों के उससे जो है मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग। तो हूणों के आक्रमण का जो समय था वो दरअसल कौन था? वो वही समय था जब भारत में गुप्त वंश का शासन था, ठीक है? तो गुप्त वंश जो है हूणों के आक्रमण से अत्यंत प्रभावित हुआ था। हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या फिर बुधगुप्त के शासनकाल में। तो हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये जो शासनकाल किसके शासनकाल में किया था? तो ये जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। ठीक है? स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हूणों ने आक्रमण किया था। ठीक है? तो पहला भारतीय आक्रमण हूणों का जो है स्कंदगुप्त हुआ था। ठीक है? और पहला जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में जो है हूण बुरी तरह हारे थे स्कंदगुप्त के हाथों, ठीक है? और इस वजह से जो है मतलब काफ़ी कीर्ति इससे फैली, स्कंदगुप्त इस वजह से भी बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है? और उसके बाद जो है, बाद में धीरे-धीरे करके हूणों का जो है प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा और गुप्त साम्राज्य के जो पतन था, उसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका इनकी भी रही। तो चंद्रगुप्त जो स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो उसके समय पर जो है ठीक-ठाक जो है जो आपका क्या कह सकते हैं उत्तर-पश्चिम का इलाका है, ठीक है? यानी कि जो पाकिस्तान उस तरफ का इलाका है उत्तर-पश्चिम, उनके क्षेत्रों पर जो है हूणों का कब्ज़ा हो चुका था, ठीक है? तो वो उस तो ये है स्कंदगुप्त के बारे में ये प्रश्न है, ठीक है? आगे बढ़ें, तो हूण आक्रमण भी थोड़ा-सा देख लेना आप, क्योंकि गुप्त वंश के साथ ये निश्चित रूप से ये भी आएगा ही आएगा। निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ किसने की थी, तो स्कंदगुप्त ने की थी, ठीक है? स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को हराया था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, अरे बार-बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, स्कंदगुप्त, ठीक है? स्कंदगुप्त। अच्छा, किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था? किस अभिलेख से ये पता चलता है कि ये जो है हूण जो है हारे थे स्कंदगुप्त से? तो कौन-सा अभिलेख था वो? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर का अभिलेख या फिर उदयगिरि का अभिलेख? तो किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये पता चलता है आपका इसका सही उत्तर है आपका भितरी का जो स्तंभ लेख है, जो कि है आपके उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है? उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर का जो इलाका है, गाज़ीपुर ज़िले में, ठीक है? तो वहाँ भितरी नाम की एक जगह है, भितरी नाम की जगह, वहाँ पर जो है जो इसका जो है ज़िक्र मिलता है, स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे और इनमें से कौन-सा कारण था जो
इसमें से कौन सा कारण उसमें से नहीं था, ठीक है। और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं। हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या फिर डी अरब आक्रमण। तो क्या जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं हो सकता है? हूण आक्रमण तो था ही, हूणों ने ही अंततः जो है ठीक ठाक डैमेज पहुंचाया था, गुप्त वंश के पतन में बड़ा भूमिका जो है हूणों की ही आप कह सकते हैं। बी, प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी एक तरह से था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स भी गुप्त साम्राज्य में धीरे धीरे करके आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि सामंत बहुत ज्यादा मजबूत हुए थे इस समय पर, ठीक है। सी जो है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा मानी जाती है। उन्होंने जो है अपनी सेना कमजोर कर दी और जो है दुश्मनों ने ठीक ठाक तरीके से इन्हें डैमेज किया। लेकिन जो डी है अरब आक्रमण, अरबों का आक्रमण तो बहुत लेट में हुआ, ठीक है। आप जो है कह सकते हैं 8वीं 9वीं इसके बाद होता है लगभग, यानी हर्षवर्धन के भी बाद, ठीक है। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा डी जो है, गुप्त वंश के पतन का कारण अरब आक्रमण नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक विजेता किसे कहा जाता है, यानी शक विजेता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शक विजेता, शक विजेता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शक विजेता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कुमारगुप्त। तो शक विजेता जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया था, भारत का जो अंतिम शक राजा था रुद्र सिंह तृतीय, उसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है हरा करके, जो पश्चिमी भारत था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, वहां पर जो है शकों की सत्ता खत्म करके अपना जो है यानी कि अपना जो है आधिपत्य शुरू जो है कराया था। और इस वजह से जो है यहाँ से एक और उपाधि मिलती है, शकारी, शकारी, ठीक है। और ये शकारी जहां तक मुझे लगता है शक प्लस अरी के संधि से बना हुआ है, ठीक है। तो भाषा पढ़ने के कुछ फायदे होते हैं जो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अरि यानी दुश्मन, ठीक है। तो शकारी जो उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, यहाँ से भी आप जो है कर सकते हैं इसको। तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को कहा जाता है। शकारी की उपाधि थी क्योंकि इसने जो है रुद्र सिंह तृतीय, जो कि शकों का अंतिम राजा था, उसको हरा करके अपना आधिपत्य पश्चिम भारत में स्थापित किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। और हूणों को हराने वाला कौन था? तो वो था आपका स्कंदगुप्त, ठीक है। वैसे स्कंदगुप्त एक नाटक भी है जयशंकर प्रसाद का, हिंदी के बड़े महान लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, तो उनका एक नाटक है स्कंदगुप्त। तो वो कुछ कुछ उसमें जो है रेफरेंस मिलते हैं हूणों को हराने के, ठीक है। खैर खैर वो साहित्य है तो उसमें जो है इमेजिनेशन भी होगी, कल्पना भी होगी, तो पूरी तरह से उसे भी सच नहीं माना जा सकता, लेकिन रेफरेंसेस आपको ऐतिहासिक उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत समझते हैं आप, चांदी, ठीक है। तो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला जो शासक था, यानी कि पहला गुप्त शासक था, वो कौन था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था, जिसने जो है चांदी के सिक्कों की शुरुआत कराई थी, ठीक है। और जो है इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इन सिक्कों को कहा जाता था क्या, जो चांदी के सिक्के थे उन्हें जो है रूपक कहा जाता था। रूपक भी कहा जा सकता था या रुयक कहा जाता था, ये दो नाम इसके लिए चलते थे, ठीक है। रूयक थोड़ा रूपक का वो हो गया, यानी अपभ्रंशित नाम हो गया, प्राकृत का नाम हो गया। और रूपक जो है इन सिक्कों को कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ठीक है, तो वेनसांग और फाहियान ने जो है इतिहास में खूब रायता फैलाया है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता रहता है, क्योंकि ये दो भारत आए थे चीन से और आपका सिलेबस उन्होंने बढ़ाया था। तो फाहियान और वेनसांग कई बार आता है, तो किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? ये भी आपके जो है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, ठीक है। और इसने गुप्त वंश, उस समय गुप्त जो शासन था उसके बारे में बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। तो भारत पूरी यात्रा की थी इसने, फाहियान ने, ठीक है। और वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय पर। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अगेन ये जो है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है एक तरफ आपके लोग हैं, यानी कि एक तरफ आपके यानी शासक इत्यादि हैं, शासक हैं। और दूसरा है कि ये किसका अभिलेख है, उसमें से जो है कौन जो है सही सुमेलित इसमें से नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो
ये आपको बताना है। कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त का जो है मंदसौर अभिलेख मिलता है, ठीक है, ये वाला तो सही है। ठीक है, बी पतिक तक्षशिला अभिलेख, ये भी ठीक है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख नहीं, ये वाला जो है आपका सही उत्तर होगा। इसका जो है एरन अभिलेख तो मिलता है समुद्रगुप्त का, ठीक है, सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये वाला जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गए। ठीक है, क्योंकि रोमन एम्परर जो था उससे जो है गुप्त साम्राज्य का अच्छे व्यापारिक संबंध थे, व्यापार बढ़िया चलता था भारत का। अब जो है हुणों ने जो है रोमन साम्राज्य बर्बाद कर दिया, तो अब जो है भारत का व्यापार किस पर निर्भर अधिक हो गया। ठीक है, ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिम यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या फिर मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो किस पर जो है ज्यादा निर्भर हो गया भारत का व्यापार उसके बाद, तो ये व्यापार निर्भर हो गया आपका क्या, साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया पर जो है हमारा निर्भर हो गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, यानी नॉर्थ इंडिया का जो व्यापार था वो किस पत्तन से संचालित होता था, यानी किस बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण, या फिर काम्बे। ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण, या फिर काम्बे। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका ताम्रलिप्ति। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ताम्रलिप्ति। और कल भी आए थे ताम्रलिप्ति वाला, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कहाँ स्थित है, बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, और जहां से उत्तर भारत का जो यानी व्यापार था, उत्तर भारत का जो है, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया इधर की तरफ, म्यांमार से आगे इस तरफ, चाइना हो गया, लंका हो गया, जावा, सुमात्रा आदि, इन जगहों पर जो है भारत का व्यापार खूब चलता था। तो यहाँ पर जो है था, जिसके बाद जो है, क्योंकि जब यहाँ का रोमन एम्परर का हमारा व्यापार ठप पड़ा, तो वहां जो है हमारी कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ताम्रलिप्ति, ये जो बंदरगाह था, ये बड़ा प्रसिद्ध उस समय पर हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो ये सारे केंद्र जो है गुप्त काल में किससे संबंधित थे, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन, कि यानी कि यहाँ से क्या चीज जो है ज्यादातर आती थी। वस्त्र उत्पादन होता था, बहुमूल्य मणि एवं रत्न आते थे, सी हस्तशिल्प आता था, या डी अफीम की खेती होती थी। तो जो है गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्रों में जो है जो केंद्र हुआ करते थे, व्यापारिक केंद्र, ये किससे संबंधित थे, तो ये थे आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड थे। ठीक है, वस्त्र उत्पादन से रिलेटेड थे, टेक्सटाइल से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन देखिए। खैर ये साहित्य से संबंधित क्वेश्चन वाली क्लास कल करेंगे, वैसे हम कल हमने करने भी है, प्रमुख साहित्यकार उनकी किताबों में क्या क्या मिलता है वो वाली क्लास। लेकिन फिर भी ठीक है, विशाख दत्त प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो विशाख दत्त का जो प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस, इसकी विषय वस्तु क्या है। ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। ठीक है, तो ये मुद्रा राक्षस जो नाटक है, ये मुद्रा राक्षस नाटक जो है शिव विशाख दत्त का लिखा हुआ है। इसकी थीम जो है आपने हमेशा ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन है ये। तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किस पर आधारित है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार और इन सारी परिस्थितियों पर आधारित है। ठीक है, विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन है, यानी कि गुप्तों के गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्डन, गोल्ड की मुद्राएं कौन सी, इसको जो है क्या कहा जाता था। ए कौड़ी, बी दिनार, सी निष्क, या फिर डी पण। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, बी दिनार कहा जाता था। ठीक है, दिनार वाले, ठीक है, दिनार जो है कहा जाता था। ठीक है, तो
दिनार जो है कहा जाता था, और चांदी वाले आपको वैसे बता चुके हैं हम। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो मैंने आपको बताया रूपक नाम दिया गया था। ठीक है, रूपक नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थे आपके गुप्त काल के प्रमुख जो है प्रश्न। इसके अलावा गुप्त काल बहुत प्रसिद्ध है अपने समय में कला के लिए, कला विशेष रूप से साहित्य के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है, और यहाँ से जो है प्रश्न खूब अच्छी संख्या में अच्छी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये वाली जो क्लास होने वाली है, ये वाली क्लास आपकी कल होगी। ठीक है, तो यानी एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री की कला और स्थापत्य, ये वाली जो क्लास है ये जो है हमने कल करनी है। फिर हमारा एंशियंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंशियंट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उस पर आएंगे मध्यकालीन, उस पर आकर के ठीक है करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एंशियंट, और अगर आपको हिस्ट्री जो है ज्यादा बोझिल लग रही है तो हिस्ट्री में आप ये काम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ सकते हैं आप। और मॉडर्न, ठीक है, ये तीन हिस्से हैं एंशियंट हिस्ट्री के। इसके अलावा इसमें थोड़ा एक आर्ट एंड कल्चर जोड़ दो, आर्ट एंड कल्चर जोड़ दो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एंशियंट हिस्ट्री में जो है अगर आप करने पर आ गए ना, तो ये दो हिस्से भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है जीएस का अगर आपको बोझ बहुत कम करना है, तो जीएस के दो बोझ कम किए जा सकते हैं। एक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आप थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाना है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा होता है हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री। इनको थोड़ा सा आप कम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें से आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी हो गई और मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ये आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। यहाँ से हमेशा जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है एंशियंट से भी प्रश्न पूछा जाए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, लेकिन अगर आपको कुछ कम करना ही हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको लिमिटेड कर सकते हैं। एंशियंट और मिडिवल को भी आप मीडियम रेंज पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना है लेकिन थोड़ा मतलब हल्का हाथ रख करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ये दोनों ये वाले टॉपिक्स। और इसके अलावा इसमें कह सकते हैं आपकी मतलब इसके अलावा मतलब इस टाइम को बचा करके आप दूसरा कुछ अच्छा कर सकते हैं कहीं पे। फॉर एग्जांपल आप हिंदी पढ़ सकते हैं इसके स्थान पर, अगर आपके पास समय कम है तो वहां जो है आप इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको कवर करने में समय बहुत लगता है एंशिएंट और मिडिवल को करने में। ठीक है, खैर, तो ये तो आपके थे आपके जो है आज की क्लास। तो इसके बाद जो है आप जो है कल की क्लास में हमने करना है क्या, कल की क्लास मैंने आपको बता दिया, कल की क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है आपने कल करना है। ठीक, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और बाकी करेंगे हम कल। ठीक है, इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोर्स की डिटेल मैं देता ही रहता हूँ। ऐप का डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे कमेंट उसमें मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, और वहां भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल।